हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम उनकी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनकी संस्कृति कैसी कैसी है, उनके आर्किटेक्चर, उनके टेक्स्ट वगैरह वो किस प्रकार के हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो आर्किटेक्चर है गुप्ता पीरियड की वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। किस किस में? फर्स्ट है रॉक कट केव्स, सेकेंड है स्ट्रक्चरल टेम्पल एंड थर्ड है स्तूपास। थर्ड क्या है? स्तूपा। तो सबसे पहले है रॉक कट केव्स, मतलब चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई थी वो कौन कौन सी हैं गुप्ता पीरियड में जो बनवाई गई, वो है अजंता एंड एलोरा। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सेकंड है बाघ गुफा, वो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो गुप्ता पीरियड की 2 रॉक कट केव्स है, कौन कौन सी? अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र में, बाघ गुफा एमपी, मध्य प्रदेश में। सेकंड है स्ट्रक्चरल टेम्पल, मतलब उनके टेम्पल किस प्रकार के थे। तो सबसे पहले था उनका दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, जो कहाँ पर है? झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में। द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट, सबसे पुराना और सबसे बेस्ट टेम्पल कौन सा है? दशावतार टेम्पल, जो कहाँ पर है? देवगढ़, झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में। नेक्स्ट है शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा का शिवा टेम्पल, जो कहाँ पर है? नागौर एमपी में। नेक्स्ट है विष्णु एंड कंकली टेम्पल, ये कहाँ पर है? तिगावा एमपी में। नेक्स्ट है पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कठुआ, ये कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में। कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में। शिवा टेम्पल ऑफ कोहो, ये कहाँ पर है? सतना, पन्ना एमपी में। नेक्स्ट है कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव, ये कहाँ पर है? कानपुर यूपी में। नेक्स्ट है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये कहाँ पर है? राजपुर एमपी में। नेक्स्ट है विष्णु टेम्पल एंड वराह टेम्पल ऑफ एरन, ये कहाँ पर है? एमपी में। तो देखिए इनके जो टेम्पल है वो एमपी में है या यूपी में है। तो कौन कौन से टेम्पल है? दशावतार टेम्पल, शिवा टेम्पल, विष्णु एंड कंकली टेम्पल, पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल ऑफ कोहो, कृष्णा ब्रिक टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, विष्णु टेम्पल एंड वराह टेम्पल। तो ये इनके टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट है स्तूपास, इनके स्तूप कौन कौन से हैं? मीरपुर खास, ये कहाँ पर है? सिंध में। मीरपुर खास कहाँ पर है? सिंध में। धमेक कहाँ पर है? सारनाथ में। एंड रत्नागिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये 3 इनके स्तूप हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर अटेन्ड ग्रेट हाइट्स, जो इनकी आर्ट थी ना, इनकी आर्किटेक्चर की जो आर्ट थी वो बहुत ऊंचाइयाँ छूती थी उस टाइम, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। बाय इवॉल्विंग द नागर स्टाइल या शिखर स्टाइल, नागरा स्टाइल को बोलते हैं शिखर स्टाइल, द गुप्ता आर्ट यूशर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इनका जो इन्होंने नागरा स्टाइल को इवॉल्व किया ना अपनी आर्किटेक्चर में, उसने क्या किया? गुप्ता पीरियड की जो आर्किटेक्चर थी ना उसको बहुत अच्छे लेवल का बना दिया। नेक्स्ट है शिखरा श्राइन। शिखरा श्राइन क्या होता है? श्राइन होता है मंदिर। शिखर श्राइन थे जो वैष्णव सिंबल, ये क्या होते थे? वैष्णव सिंबल था इनमें। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो शिखरा श्राइन से भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इनके टेम्पल्स का। फाउंड इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसने बहुत ज़्यादा फुलेस्ट डेवलपमेंट था ये शिखर स्टाइल के जो टेम्पल थे वो। द टेम्पल आर्किटेक्चर विद इट्स गर्भगृह या श्राइन रूम इन विच द इमेज ऑफ गॉड वॉज प्लेस्ड बिगेन विद द गुप्ताज। तो इनके टाइम के जो आर्किटेक्चर थे ना, मतलब इनके टेम्पल थे जो, उसमें क्या होता था? एक गर्भगृह होता था, गर्भगृह या श्राइन रूम बोलते हैं उसको, मंदिर का रूम। उसमें क्या करते थे? वो गॉड की इमेज रखते थे, मतलब मूर्ति रखते थे भगवान की। ये किसके टाइम से शुरू हुआ? मतलब मूर्ति पूजा। ये साफ साफ ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? गुप्ता के टाइम से। नेक्स्ट है
द फ्रेगमेंट्री रिमेन्स ऑफ दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ इज द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुली कंपोज्ड गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग। इसमें कह रहे हैं जो फ्रेगमेंट्री होता है खंडित चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, रिमेन्स ऑफ उनकी टूटी फूटी चीज़ें जो मिली हैं दशावतार टेम्पल की। दशावतार टेम्पल कहाँ था? देवगढ़ में, झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में। और किसका एग्जाम्पल है? मोस्ट ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुल। ऑर्नेट होता है अलंकृत करना, जो दशावतार टेम्पल था वो बहुत अलंकृत एंड ब्यूटीफुली था, जो गुप्तों ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर्स ऑफ द गांधार स्कल्पचर डिक्लाइंड। हमने पहले पढ़ा था कि गांधार स्कल्पचर यूज़ की जाती थी, तो जो सेंटर था गांधार स्कल्पचर का वो डिक्लाइन हो गया था, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड देयर प्लेसेस वर टेकन बाय, और उनकी जगह किसने ले ली थी गांधार स्कल्पचर की? बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा ने। किन्होंने? बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा ने। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। पहली बार हमें पिक्चर मिली, इमेजेस मिली विष्णु, शिव और दूसरे भगवानों की। नेक्स्ट है अमंग द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इमेजेस ऑफ बुद्धा इज आ सीटेड बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ विच डेपिक्ट्स द बुद्धा प्रीचिंग ऑफ धम्मा। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इमेजेस का वो किसका है? बुद्धा की मूर्ति का। कैसी मूर्ति है? आ सीटेड बुद्धा, बैठे हुए हैं बुद्धा, इमेज ऑफ सारनाथ से ये हमें मिली है। विच डेपिक्ट्स अ बुद्धा प्रीचिंग द धम्माज। इससे ये पता चलता है कि जो बुद्धा थे वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफ द ब्राह्मणिकल इमेज परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव वाज द ग्रेट बोर या वराह क्रेव्ड इन रिलीफ एट द एंट्रेंस ऑफ द क्रेव एट उदाइन। तो इसमें बताया है जो ब्राह्मणिकल इमेज की बात करें तो शायद ये कैसी होती थी? मोस्ट इम्प्रेसिव। कौन सी होती थी मोस्ट इम्प्रेसिव? इनमें से कौन सी है मोस्ट? द ग्रेट बोर। ये जो है मूर्ति ग्रेट बोर या वराह की, ये सबसे मानी जाती है, सबसे शायद सबसे इम्प्रेसिव रही होगी। और ये कहाँ पर मिली है? जो उदाइन की केव है ना, उदयगिरी की केव है, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उड़ीसा में, वहाँ से शायद ये मिली है, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट है द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड इन बाग। जो पेंटिंग थी इस पीरियड की वो कहाँ पाई गई? बाग में। बाग कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में। एंड अजंता औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। मतलब बाग और अजंता की जो केव है ना, उनसे हमें पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, तो पेंटिंग वगैरह शुरू हो गई थी। द फ्रेस्कोज ऑफ अजंता केव्स आर द मास्टरपीसेस ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। फ्रेस्कोज होता है भित्ति चित्र, मतलब जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऑफ द अजंता केव्स, अजंता की केव में जो दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो कैसे? आर द मास्टरपीसेस ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस एज। इस एज की पेंटिंग के मास्टरपीस बोले जाते हैं। ठीक है, कि भाई उनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है इस टाइम की पेंटिंग की। नेक्स्ट उनके रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, मतलब उनके कौन कौन से धार्मिक लिटरेचर थे। सबसे पहले आते हैं हिंदू टेक्स्ट। हिंदू टेक्स्ट कौन कौन से थे? सम ऑफ द ओल्ड रिलीजियस बुक्स, कुछ ओल्ड रिलीजियस बुक्स थी। कौन सी? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण एंड महाभारता, मनु स्मृति वर री रिटन। ये सब का री रिटन मतलब उनको दोबारा से लिखा गया गुप्ता पीरियड के टाइम पे। नारद स्मृति, पराशरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति वर रिटन इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में ये स्मृति थी, ये लिखी गई। ठीक है, तो जो वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनु स्मृति, उनको दोबारा लिखा गया, और ये जो स्मृति थी इनको लिखा गया। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है अभिधर्माकोश, दिगांगा। ठीक है, अभिधर्माकोश, दिगांगा एंड विशुद्धिमग्गा, ये बुद्ध घोषा। ये किसने लिखा? बुद्ध घोषा। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे कुछ जैन टेक्स्ट है। ये हमारा जैन टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट में कौन सा आता है? न्यायवर्तन सिद्धसेन। ये किसने लिखा? सिद्धसेन ने। तो सिर्फ एक ही है जैन टेक्स्ट, न्यायवर्तन। नेक्स्ट उनके सेक्युलर होते हैं जो गैर धार्मिक लिटरेचर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋतु संहार, फर्स्ट पोइट्री। कौन कौन से हैं? ऋतु संहार, फर्स्ट पोइट्री,
मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम फर्स्ट ड्रामा। तो मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम ये इनके फर्स्ट ड्रामा है। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशी यम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसने लिखा? कालिदास ने। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। और कीर्तार्जुनिया ये भैरवी ने। काव्यादर्शय दशा कुमार चरिता ये किसने? दंडिन ने। मरीचकटिका ये शूद्रका ने। पंचतंत्रा विष्णु शर्मा ने। कामसूत्रा वात्स्यायन ने। ठीक है। तो ये कुछ सेकुलर लिटरेचर लिखे गए उस टाइम में, गुप्ता पीरियड में। तो कौन कौन से? ऋतु संहार फर्स्ट पोइट्री थी, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम इनके फर्स्ट ड्रामा। विक्रमोर्वशी यम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासा, मुद्रा राक्षसा विशाख दत्त, कीर्तार्जुनिया भैरवी ने लिखे ये। काव्यदर्शय दशा कुमार चरिता दांडी ने। मरीचकटिका शूद्रका ने। पंचतंत्रा विष्णु शर्मा ने। एंड कामसूत्रा वात्स्यायन ने। ठीक है। तो ये इनके कुछ सेक्युलर लिटरेचर थे। नेक्स्ट है साइंटिफिक लिटरेचर, मतलब जो वैज्ञानिक लिटरेचर थे वो कौन कौन से थे? आर्यभट्टी है। सूर्य सिद्धांत ये किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। ब्रह्म सिद्धांत ये किसने लिखा? ब्रह्मगुप्ता ने। पंच सिद्धांत का वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक वराहमिहिर ने। ठीक है। ये किसने लिखे? वराहमिहिर ने। अष्टांग हृदय ये किससे रिलेटेड था? मेडिसिन से। अष्टांग हृदय ये किसने लिखा? वाग्भट ने। नवनीतकम ये किसने लिखा? धन्वंतरी ने। महाभास्कर्या, लघु भास्कर्या ये किसने लिखे? भास्करा ने। एंड हस्त आयुर्वेदा ये किसने लिखे? पलकप्या ने। ठीक है। तो ये कुछ ये आपको ना याद करने पड़ेंगे, वराहमिहिर ने क्या क्या लिखा या फिर नवनीतकम किसने लिखा है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है नोट। मनुस्मृति was translated in English under the title of Institute of Hindu Law by William Jones। जो मनुस्मृति है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किस नाम से? मनुस्मृति का नाम जब क्या रख दिया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? विलियम जोन्स ने। और उसका क्या नाम रख दिया? इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। इट इम्प्लाइज रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। इसको क्या बोलते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम को रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसे भी, अभिज्ञान शाकुंतलम को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है। कालिदास ने क्या लिखा था? मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट है मृच्छकटिका। इट इम्प्लाइज द क्ले कार्ट। मृच्छकटिका होता है क्ले कार्ट, मतलब मिट्टी की गाड़ी बोलते हैं क्ले कार्ट। लव स्टोरी ऑफ अ पुअर ब्राह्मण चारुदत्त एंड वीरटस कॉर्टेजियन वसंत सेना इज नोटेबल फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ सिटी लाइफ। तो जो मृच्छकटिका थी ना वो एक लव स्टोरी थी। किस किस की? एक पुअर ब्राह्मण था चारुदत्त। कौन? चारुदत्त पुअर ब्राह्मण। एंड ए वीटस कॉर्टेजियन वसंत सेना। लेकिन एक ना गुणी बहुत ही सुंदर ये कॉर्टेजियन होती है वैश्या। तो एक वसंत सेना और एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त की लव स्टोरी है। फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन, इसकी बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई है इसमें। ठीक है। तो मृच्छकटिका में चारुदत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट है कामसूत्रा इज द अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स। ये बहुत अर्लीस्ट बुक थी सेक्स के ऊपर, सबसे पहली बुक कामसूत्रा। नेक्स्ट है ब्रह्म सिद्धांतिका वाज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। जो ब्रह्म सिद्धांता था उसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में। किस नाम से? सिंध हिंद नाम से। तो ठीक है। तो ये आप कुछ पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, रियलिटी और मिथ। इसमें ये कह रहे हैं कि जो गुप्ता पीरियड है, भाई पहले हमने पढ़ा कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज माना गया है एंशिएंट इंडिया का। क्यों माना गया है और ये रियलिटी है या मिथ है, मतलब सच है या झूठ है? तो इसके देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब फोर मतलब उनके पॉजिटिव में, मतलब
कि भाई ये गोल्डन एज है। तो क्यों है ये गोल्डन एज, ये देखो, देयर वर पॉलिटिकल यूनिट्स, फॉरेन रूल वाज कंप्लीटली रिमूव्ड एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड। के कह रहे हैं देयर वर पॉलिटिकल यूनिट्स, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स हो गई थी। फॉरेन रूल वाज कंप्लीटली रिमूव्ड, जो फॉरेन रूल थे, विदेशियों का शासन था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, रिमूव हो गया था। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड, बिल्कुल शांति और समृद्धता आ गई थी हर जगह, इसलिए गोल्डन पीरियड माना गया है। नेक्स्ट है एनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, इट इम्प्लाइज टैक्सेस वर लाइट, पनिशमेंट माइल्ड। जो गवर्नमेंट थी ना बहुत ही अच्छी दिशा में थी, मतलब अच्छा काम करती थी, एनलाइटमेंट कैरेक्टर था, बहुत अच्छा कैरेक्टर निभा रही थी। तो टैक्सेस थे ना जो, वो बिल्कुल लाइट थे, बिल्कुल कम टैक्स लगाया हुआ था, और जो पनिशमेंट थी वो भी बिल्कुल नामात्र की होती थी, माइल्ड होती थी, इसलिए एनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए भी इसको गोल्डन एज माना जाए। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, बट देयर वाज टॉलरेंस ऑफ ऑल अदर रिलीजियस, कि भाई हिंदुइज्म को बहुत माना जाता था, लेकिन जो दूसरे धर्म थे उनको भी मान्यता दी जाती थी। नेक्स्ट है यूज ऑफ संस्कृत डेवलप्ड एंड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो संस्कृत का यूज़ था ना वो डेवलप हो गया, बहुत अच्छे से विकास हो गया, एंड आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट एंड लिटरेचर था वो बिल्कुल निखर गया, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है ग्रेट पर्सनेज लाइक कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराह मिहिर एक्सेट्रा लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में ये कुछ महान व्यक्ति थे जो रहते थे, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराह मिहिर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ दिए हैं कि भाई इसको गोल्डन एज इसलिए मानना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट में, मतलब इसको क्यों नहीं मानना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, कि भाई बहुत ज़्यादा सामंतवाद हो गया था इस टाइम में, इसलिए इसको गोल्डन एज हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, कि भाई सेंट्रल आर्मी नहीं थी, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था ना, तो एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की एब्सेंस थी, वो नहीं थी। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग लैंड ग्रांट्स, सर्फडम, सब इनफ्यूडेशन एक्सेट्रा, कि भाई जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं, सामंती एलिमेंट्स थे, वो डेवलपमेंट हो गए थे उनके, कि जैसे लोगों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ज़्यादा संख्या में, सर्फडम था बहुत ज़्यादा, मतलब दास बनाए जाते थे ज़्यादा, एंड सब इनफ्यूडेशन था। फोर्थ है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, मतलब जो व्यापार था और जो समाज था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था। फिफ्थ है डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, जो शहरी सेंटर थे, अर्बन सेंटर थे, वो भी डिक्लाइन हो गए थे। सिक्स्थ है इंक्रीजिंग वर्ण डिस्टिंक्शन एंड सोशल डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा वर्ण जाति वगैरह बहुत ज़्यादा बन गए थे एंड सोशल डिसऑर्डर हो गया था। सेवन्थ है डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन की जो स्टेटस थी वो भी बिल्कुल गिरी हुई थी, बिगड़ी हुई स्थिति थी, इसलिए भी हम इसको गोल्डन पीरियड नहीं मान सकते। तो यहाँ पर ये कुछ दिए गए हैं कि गोल्डन पीरियड क्यों मानना चाहिए या गोल्डन पीरियड क्यों नहीं मानना चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा गुप्ता पीरियड ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट गुप्ता पीरियड या वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे।